Lina madam, you can start the lecture. Yes, sir. Thank you. Good evening, everybody. लास्ट टाइम आपण काय केलेलं? कुठला टॉपिक कव्हर केलेला? एनीबडी? Anyone? Add your answers in chat box, students. Yes, very good. तर आपण लास्ट टाइम केमिकल रिॲक्शन्सचे टाइप्स पाहिलेले, करेक्ट? ओके. तर कुठले टाइप्स आपण कव्हर केलेले? आय थिंक आपण ऑल टुगेदर 3 टाइप्स कव्हर केलेले, करेक्ट? येस. ओके. तर या 3 टाइप्स मध्ये कुठले कुठले टाइप्स आपण कव्हर केलेले? येस. डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन, त्याच्यानंतर कुठली अजून कुठला टाइप? डिस्प्लेसमेंट, त्याच्यानंतर 2 रिएक्शंस ऐड होतात, त्याला आपण कुठला रिएक्शन म्हणतो? जब भी 2 रिएक्शंस ऐड होते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? जब 2 रिएक्शंस को ऐड करते हैं और उसका जब प्रोडक्ट बनता है तो उस रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? यस स्टूडेंट्स? नो वन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भूल गए स्टूडेंट्स? याद है हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया था, उसके बाद हमने ये भी किया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पहले एक और रिएक्शन था, यस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोज होती है ना चीजें. यस, वेरी गुड. तो कौन बताएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जब वो एक की लेस रिएक्टिव मेटल की जगह मोर रिएक्टिव मेटल ले लेता है. दैट टाइम वी कॉल इट एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, अपनी जगह छोड़ के दूसरी की जगह ले लेना. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब 2 कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं या 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो उसी एलिमेंट का कंपाउंड बनता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जो कंपाउंड को डिवाइड करके एलिमेंट बना देता है, इंडिविजुअल एलिमेंट, तो उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं एक और टाइप का रिएक्शन जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है. उसमें क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? उसमें ये डिफरेंस है कि वो अपनी जगह छोड़ के दूसरे की जगह तो ले लेगा, पर उसके साथ साथ उसके साथ साथ वो अपनी प्रॉपर्टी में थोड़े बदलाव लाएगा. एवरीबडी कैन सी माई स्क्रीन? यस, कंप्लीटली लोडेड एवरीवन? ओके. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देख पा रहे हो तो हम बात कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. ओके, जब भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो हमने इक्वेशन 9 में देखा है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है सिल्वर क्लोराइड का. अब ये इक्वेशन नंबर 9 कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स? हमें, हम आपको लेके चलते हैं ऊपर. यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपने देखा है, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट वाला किया था, पता है, ये वाला इक्वेशन नंबर 9, AgNO3 एक्वियस प्लस सोडियम क्लोराइड. ओके, इसको मिला के सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन गया था. ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो प्रेसिपिटेट नीचे हुआ था सेटल व्हाइट कलर का, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है. यहाँ पे सोडियम ने, यहाँ पे सिल्वर ने क्लोराइड के साथ फ्यूजन किया है और NO3 ने सोडियम के साथ फ्यूजन किया है. इन्होंने अपना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, इन्होंने अपनी जगह छोड़ के लेस रिएक्टिव मेटल की जगह छोड़ के मोर रिएक्टिव मेटल के साथ ज्वाइन कर लिया. पर यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और चीज फॉर्म हुई है, ये है व्हाइट प्रेसिपिटेट. जब एरो नीचे आता है तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हुआ है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट. एक तो ये डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, दूसरा डिस्प्लेसमेंट.
इसलिए इस रिएक्शन का नाम है स्टूडेंट्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एवरीबडी फॉलोड डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अंडरस्टूड एवरीवन? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोलता है रिएक्शन? वी विल सी द डेफिनेशन ऑल्सो। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज। एक तो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, और ऊपर से एक प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है। आयंस भी एक्सचेंज हो रहे हैं और आपका प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है, उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इजी टू अंडरस्टैंड डबल डिस्प्लेसमेंट? ओके, तो हमने अभी 3rd नंबर की एक्टिविटी देख ली थी, हमने 9 नंबर का इक्वेशन भी देख लिया। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब स्टूडेंट जब रिएक्शंस होता है तो आपको पता है आइदर आप बाहर से हीट अप्लाई करते हो या आपको अंदर से हीट बाहर मिलती है। यस और नो? जब भी हम रिएक्शन करते हैं केमिकल रिएक्शन, आइदर आप ट्रायंगुलर फॉर्म में बर्नर के नीचे से आप हीट देते हो, या फिर एक रिएक्शन होता है जैसे कि A+B होता है। ओके, ये जो AB होता है ये आपको देता है A+B देता है। आई कैन नॉट राइट हियर, वन मोमेंट। या इसका मतलब ये है कि आपका या तो रिएक्शन होता है इस फॉर्म में A+B, ओके, जो कि आपका रिएक्ट होके आपको मिलता है AB, ओके, और प्लस हीट निकलती है। ठीक है, यहाँ पे हीट HEAT हीट करके निकलती है, करेक्ट? यस, तो यहाँ पे ये जो हीट निकलती है और ये जो हीट हम रिएक्शन के साथ अप्लाई करते हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। जब हम रिएक्शन को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हम इसको रिएक्शन को इनकमिंग हीट देते हैं। ओके, और रिएक्शन जब होने के बाद प्रोडक्ट में हीट जब बाहर निकलती है तो ये आउटगोइंग हीट होती है। एवरीवन अंडरस्टूड? आउटगोइंग हीट मतलब आपकी टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है, कॉनिकल फ्लास्क हीट हो जाता है, ओके, वार्म लगने लगता है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों टाइप की जो थर्मल एनर्जीज है, जो हीट है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे थ्रू एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, व्हाट इज एंडोथर्मिक एंड व्हाट इज एक्सोथर्मिक? स्टूडेंट जब भी आप एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके रिएक्शंस जो है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्लासिफाई होते हैं। अब आइए उसका मतलब पढ़ लेते हैं। Heat is absorbed and given away in various processes and reactions. Accordingly, processes and reactions are classified into endothermic and exothermic. इसके बाद स्टूडेंट्स एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्सॉर्ब, जैसे कि ये वाला हीट, या फिर स्टूडेंट्स सराउंडिंग वाला हीट एब्सॉर्ब होगा। अगर सराउंडिंग वाला हीट नहीं रहेगा तो उसको हम बर्नर वाली हीट देंगे। ओके, तो कैसा होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आप आइस को निकाल के फ्रीजर से बाहर रखते हो तो अपने आप मेल्ट होना शुरू कर देता है। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, एंड देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स? आप हीट को इंट्रोड्यूस करते हो। ओके, ये हीट जो है इनकमिंग होती है, प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेने की कोशिश करती है। ठीक है, या तो सराउंडिंग वाली हीट रहेगी या एक्सटर्नल हीट बर्नर से हमने जो प्रोवाइड की वो रहेगी। ओके, अब अदर हैंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है? ऑन द अदर हैंड एंडोथर्मिक का ऑपोजिट ही एक्सोथर्मिक होगा। सो हीट इज गिवन अवे ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंजेस, ये आउटगोइंग हीट रहेगी, ये वाली। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, तो पानी में से जब पूरी हीट निकाल दी तो फ्रीज हो गया, ठंडा पड़ गया पानी, और जब ठंडा पड़ गया पानी तो उससे बर्फ बन गई। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो मतलब आउट। ओके, एवरीबडी अंडरस्टूड? एंडो मतलब इन, ओके, एंडो मतलब इन, एंड एक्सो का मतलब है आउट। एंडो का बिल्कुल ही ऑपोजिट है स्टूडेंट्स, एक्सो। एवरीबडी अंडरस्टूड सो फार? एनी डाउट्स? यहां तक कि किसी को कोई डाउट है? एक्सो मतलब आउट। ये दो बातें याद रखनी है।
जब हीट आपकी बाहर निकलेगी तो एक्सोथर्मिक होगा, जब हीट आपको इंट्रोड्यूस करनी होगी एंडोथर्मिक होगा। अब स्टूडेंट्स आइए हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें जो एग्जाम्पल दिए हैं स्टूडेंट्स, वी कैन सी इन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। जब भी आप प्योर सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हो, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब प्योर, बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के साथ डायरेक्टली मिक्स करते हो तो बहुत सारी हीट निकलती है, हीट इज लिबरेटेड। ठीक, बहुत सारी हीट निकलती है, हीट तो निकलेगी पर अगर पानी की मात्रा कम रहेगी और एसिड की मात्रा ज्यादा रहेगी तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में ब्लास्ट होने के भी चांसेस होते हैं। एज अ रिजल्ट वाटर गेट्स इवेपोरेटेड इंस्टेंटेनियसली, क्योंकि इतना बड़ा एसिड जो है वो पानी को उबाल देता है तुरंत। क्योंकि उबालता है तो तुरंत इवेपोरेट पानी हो जाता है। जब पानी इवेपोरेट होगा तो स्टूडेंट्स आपका सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा और वो ब्लास्ट होने की चांसेस होते हैं। इफ इट इज poured into a concentrated sulfuric acid which may cause an accident. ओके, तो इस एक्सीडेंट को स्टूडेंट्स अवॉइड करने के लिए वी रिक्वायर अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम डाइल्यूट करते हैं छोटे छोटे सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स को। कैसे डाइल्यूट करेंगे, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज टेकन इन अ ग्लास कंटेनर। जैसे कि 10 ml पानी पकड़ लो, उसे हमने ग्लास कंटेनर में डाल दिया, एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट अ टाइम इज एडेड विथ स्टरिंग। ओके, एक ड्रॉपर बाय ड्रॉपर सल्फ्यूरिक एसिड को स्टरिंग के साथ डाला जाता है। मतलब इस सिलेंडर के अंदर पानी है आपका 10 ml, ठीक है, इसमें आप ड्रॉपर से एक एक ड्रॉप करके सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, छोटी छोटी मात्राएं गिरेगी इसमें और जो एक्सप्लोजन है वो बच जाएगा और आपका रिएक्शन भी धीरे धीरे हो जाएगा। साथ में आपको स्टरर से स्टर भी करना है यहाँ पे। ओके, सो देयरफॉर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। ऐसे प्रोसेस में हीट लिबरेट होती है लेकिन अचानक नहीं होती है, बहुत ही कम हीट लिबरेट होगी। स्टूडेंट्स, आर यू फॉलोइंग मी? इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, नो डाउट्स? ओके, वेरी गुड। ओके, सो ये इस तरह से ये हीट लिबरेट होगी। तो स्टूडेंट्स, जिस अमाउंट में हीट लिबरेट होगी तो इस तरह के रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक कहेंगे या एक्सोथर्मिक कहेंगे स्टूडेंट्स? जहां पे सल्फ्यूरिक एसिड पानी के साथ मिक्स होने पे हीट लिबरेट होती है तो हम इसे एंडोथर्मिक कहेंगे या एक्सोथर्मिक कहेंगे? यस स्टूडेंट्स, लिबरेट हो रही है, हीट बाहर दी जा रही है। मुझे सिर्फ मैत्रेय से आंसर्स मिल रहे हैं, अभिज्ञ है, जय है क्लास में। यस स्टूडेंट्स, मैत्रेय, इज इट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें आपकी हीट निकलती है, बाहर निकलती है, लिबरेट होती है? एक्सोथर्मिक, वेरी गुड। सो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक, क्योंकि आपकी हीट लिबरेट हो रही है। हम आते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट पे। अभी ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस को कैसे कैरी किया जाए, इसके लिए हमें कुछ अपैरेटस लगेंगे। ठीक है, अपैरेटस 2 प्लास्टिक की बोतलें, मेजरिंग सिलेंडर और थर्मामीटर, ये 3 चीजें तो चाहिए। इसके साथ साथ केमिकल्स की क्या जरूरत है, केमिकल्स पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बीइंग कोरोसिव, हैंडल इट केयरफुली इन प्रेजेंस ऑफ अ टीचर, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इन्फेक्शन कर सकता है, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट जो है टीचर के प्रेजेंस में ही करना चाहिए। अब प्रोसीजर क्या होगा, दोनों प्लास्टिक की बोतलों में हम 100 ml पानी डालेंगे। ओके, टेक 100 ml ऑफ वाटर each of the 2 plastic bottles. Plastic being insulator of the heat, the dissipation of heat can be prevented. इसका मतलब ये है, अगर आपकी 2 प्लास्टिक की बोतलें रहेगी यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरह की, फॉर एग्जाम्पल ये प्लास्टिक बॉटल नंबर 1 और यहाँ पे जान लीजिए कि प्लास्टिक बॉटल नंबर 2। ठीक है, इस प्लास्टिक की बोतल में हमने ना 100 ml का पानी भरा, यहाँ पे भी 100 ml पानी भरा है, यहाँ पे भी 100 ml का वाटर लिया है। ओके, दोनों प्लास्टिक बॉटल आर इंसुलेटर्स, इसका मतलब दे आर बैंड कंडक्टर ऑफ हीट।
जब बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है तो ये जो क्या करती है, ये हीट को डेसिपिटेट होने से बचाती है, मतलब हीट को बाहर फेंकने से बचाती है। ठीक है, नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बॉटल्स, दोनों में थर्मामीटर को ऐड कर दीजिए। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे, और एक बार इनका टेम्परेचर नोट कर लीजिए। अब क्या करना है हमें एक बॉटल के अंदर 5 ग्राम सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट डालना है, KNO3 डालना है। ओके, यहाँ पे एक बॉटल के साथ हम पोटेशियम नाइट्रेट डालेंगे, दूसरे बॉटल में 5 ग्राम NaOH डालेंगे। ओके, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम नाइट्रेट डाल दिया और यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। ठीक है, जब भी हमने put 5 grams of potassium nitrate in one bottle and shake well, उसके बाद note the temperature of the solution formed, put 5 grams of sodium hydroxide in another bottle, shake well and again note the temperature। तो इसको shake well करने के बाद इसका temperature लेना है और इसको भी shake well करने के बाद इसका भी temperature लेना है। हम क्या observe करेंगे? In the first bottle, the process of dissolution of potassium nitrate took place, while in the second bottle the process of dissolution of sodium hydroxide took place। यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो गया, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो गया। ठीक है, एज पर योर ऑब्जर्वेशन विच वन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड विच वन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस? कौन से सोल्यूशन में हीट अंदर गई है, कौन से सोल्यूशन में हीट बाहर आई है? ओके, तो हमने ये देखा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ KNO3 इन वाटर, हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इज एब्सॉर्ब्ड। तो इसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्यों? क्योंकि इसमें सराउंडिंग की जो हीट है वो यहाँ पे हीट एब्सॉर्ब हो चुकी है, आजू बाजू से जो हीट थी वो यहाँ पे एब्सॉर्ब हो चुकी है। ठीक है, देयरफॉर द टेम्परेचर इन रिजल्टिंग सोल्यूशन इज लेस। इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ का टेम्परेचर जो है वो लेस होगा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स, एवरीवन? ओके, द प्रोसेस इन विच द हीट इज अब्सॉर्ब फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसीलिए हम KNO3 को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। नाउ व्हेन द सॉलिड NaOH इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब भी हमने सॉलिड NaOH को डिसॉल्व किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के पाउडर डाल के, तो यहाँ पे ये डिसॉल्व तो हुआ, लेकिन डिसॉल्व होते हुए इसने हीट दी बाहर, इसने बॉटल को हीट दिया, इसने बॉटल को वार्म बनाया। ठीक है, जब इसे बॉटल को वार्म बनाया, इसकी वजह से हमने क्या कंक्लूड किया कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। करेक्ट, तो इसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जहां पे आपका सोडियम नाइट्रेट है वहां पे आपका हीट ये हुआ, इनसाइड गया सराउंडिंग का, ये हुआ एंडोथर्मिक। और जहां पे आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, जहां पे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वहां पे हीट बाहर गया, बाहर निकला, लिबरेट हो गया, इसे टेम्परेचर राइज हुआ इसकी वजह से, और इसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो व्हेन द सॉलिड NaOH is dissolved in water, heat is given out and therefore the temperature increases. The process in which heat is given out are called as exothermic process. Everybody understood this part? Easy to understand endothermic and exothermic reactions? Yes, students. There are 4 students, I guess. Okay, correct. Dheeraj, I think you have joined late. तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत होती है you can ask me in the next session. All right. Students, now we will come to endothermic and exothermic reaction. हमने यहाँ पे प्रोसेस पढ़ा था। ओके, प्रोसेस मतलब हमने एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था। अब हम रिएक्शंस पे आते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? There is an exchange of heat in chemical reactions as well. इवन केमिकल रिएक्शन में हीट एक्सचेंज होती है, कहीं पे हीट हम ऐड करते हैं तो कहीं पे हीट बाहर निकलती है। ठीक है, अकॉर्डिंगली सम केमिकल रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक while some are endothermic. During exothermic chemical reactions, heat is given away when reactants are transformed. जब भी आपका रिएक्शन ट्रांसफॉर्म बन के प्रोडक्ट बनता है तो हीट is given out. ठीक है, while during endothermic reaction there is a heat
absorbed from surrounding or has to be supplied continuously from outside. तो या तो हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट्स के टाइम पे ही हीट अप्लाई की जाएगी. यहाँ पे एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट में हीट मिलेगी, एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट्स के साथ हीट अप्लाई की जाएगी. या तो सराउंडिंग से हीट अप्लाई होगी या तो हम बर्नर से हीट अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये हुए हैं हमारे दो टाइप के रिएक्शंस. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? प्रोसेस समझा, प्रोसेस के बाद रिएक्शन समझे स्टूडेंट्स? इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे होता है. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे होता है. So far it is understood. Can we go to another topic? Yes students, yes, no, कुछ तो बोलो. Okay. Okay. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं. ओके, कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं? कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग ऑन इग्निशन, आयरन आर्टिकल अंडरगोज रस्टिंग, इरोजन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस फ्रॉम सॉइल, अल्कोहल या फिर अल्कोहल इज फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग यीस्ट इन ग्लूकोज सॉल्यूशन अंडर प्रॉपर कंडीशन, एफर्वेसेंस इज फॉर्म्ड ऑन ऍडिंग. एफर्वेसेंस क्या होता है स्टुडंट्स? जे बुडबुडे सुटतात ना, तसं सोडाच्या बाटलीला किंवा कोल्ड्रिंकच्या बाटल्यांमध्ये ज्याच्यामध्ये कार्बन पॅक केलेला असतो, जे बुडबुडे सुटतात त्याला एफर्वेसेंस बोलतात. ओके, ऑल राइट. So effervescence is formed on adding baking soda into test tube, so containing dilute acid. A white precipitate is formed on adding dilute sulfuric acid to barium chloride solution. So हे सगळे जे examples आहेत हे आहेत रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ह्याच्यामध्ये केमिकल रिएक्शंस होतात, पण कुठल्या रेट वरती होतात, कौन से रेट पे होते हैं, क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं, वो हम देखेंगे. So it can be seen from above examples that some reactions are completed in short time, that is occurring rapidly, while some other require long time for completion. तो students आप इसमें से मुझे बताओ, short time के लिए हम रखेंगे ST और long time के लिए हम short time के लिए हम रखेंगे S और long time के लिए हम रखेंगे L. ठीक है, तो students इसमें से कौन से reaction शॉर्ट टाइम है और कौन से लॉन्ग टाइम है? फर्स्ट रिएक्शन शॉर्ट है या लॉन्ग है, एस है या एल है? कुकिंग गैस स्टार्ट बर्निंग ऑन इग्निशन, लाइटर लगाने के बाद तुरंत कुकिंग गैस स्टार्ट होता है. शॉर्ट या लॉन्ग स्टूडेंट्स? एस या एल? एस. वेरी गुड मैत्रेय. सेकेंड है आयरन आर्टिकल्स अंडरगोज रस्टिंग, एस या एल? एल. वेरी गुड मैत्रेय. इरोजन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म सॉइल, सॉइल बनता है रॉक्स के इरोजन से, एस या एल? एल. वेरी गुड. ओके, देन अल्कोहल इज फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग ईस्ट इन ग्लूकोज सोल्यूशन अंडर प्रॉपर कंडीशन, शॉर्ट या लॉन्ग? एस या एल? अल्कोहल इज फॉर्म, अल्कोहल बनता है बाय मिक्सिंग ईस्ट. ओके, आपका बेकिंग सोडा यूज करके ग्लूकोज, और इसमें प्रॉपर कंडीशन मतलब एक टेम्परेचर के हिसाब से. सो ये एस होगा या एल होगा स्टूडेंट्स? एल. वी विल टेक इट एज एस. तुरंत बनता है, उसको सालों नहीं लगते, महीने नहीं लगते. ओके स्टूडेंट्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू म्यूट योरसेल्फ. ओके, ठीक है. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स तुरंत होगा अगर प्रॉपर कंडीशन रहेंगे तो. ठीक है, अब अगर आप वाइन या रेड वाइन की बात करते हो जो कि 16 वाइन यार्ड्स में होती है, बनती है, उसके लिए लॉन्ग प्रोसेस लगता है. ओके, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वाइन ऑल टुगेदर फ्रॉम द फ्रूट्स. यहाँ पे रिएक्शन की बात चल रही है. ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वाइन की प्रोसेस की नहीं बात चल रही है, यहाँ पे रिएक्शन बताया गया है. अल्कोहल लिया, उसके अंदर बेकिंग सोडा मिक्स किया और उसको डायरेक्टली एक कंडीशन में रख दिया. ठीक है, दैट इज अ डिफरेंस. एफर्वेसेंस इज फॉर्म बाय एडिंग बेकिंग सोडा इनटू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट एसिड, शॉर्ट या लॉन्ग? टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर दिया, बुडबुडे आ गए, शॉर्ट. वेरी गुड.
उसके बाद a white precipitate is formed on adding dilute sulfuric acid to barium chloride solution. शॉर्ट या लॉन्ग? शॉर्ट, वेरी गुड। अल्कोहल वाले को हम दोनों कैटेगरी में कन्वर्ट कवर कर लेते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग, जैसे कि मैंने वाइन का एग्जांपल बताया, ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट ये सारे रिएक्शंस आपके शॉर्ट और लॉन्ग प्रोसेस में ये हो गए हैं, कैटेगराइज हो गए। सो that is occurring rapidly while some require long time for completion, that is occurring slowly. It means that rate of different reaction is different. हर एक रिएक्शन का रेट डिफरेंट था, ये बात पता चली। जिसमें क्विक रिएक्शन हुआ वो शॉर्ट टर्म हुआ, जिसमें बहुत टाइम लगा रिएक्शन होने के लिए वो लॉन्ग टर्म हो गया, करेक्ट। नाउ the same reactions occur at different rate on changing the conditions. For example, during winter, long time is required for setting milk into a curd as compared to during summer. अगर आप गर्मी में दही जमाने जाओगे तो फटफट जमेगा, विंटर्स में जाओगे दही जमाने तो नहीं जमेगा। ओके, आप लोगों ने देखा रहेगा विंटर्स में आपकी मम्मा या पापा रात को दही जमाते हैं, दूसरे दिन सुबह लेट बनता है। और अगर आप समर्स में दही जमाओगे तो अगर आप आफ्टरनून में जमाओगे शाम तक तो हो ही जाएगा दही रेडी, क्योंकि स्टूडेंट्स वहां पे माइक्रोब्स का रिएक्शन स्लो होता है विंटर में और समर में फास्ट होता है। ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, द रेट ऑफ सेटिंग मिल्क इंक्रीजेस एंड कर्ड इज फॉर्म्ड अर्ली। नाउ लेट अस सी फैक्टर्स व्हिच डिसाइड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं, ओके, या अफेक्ट करते हैं या उनको डिफरेंस बनाते हैं। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है ना व्हाट वी आर डूइंग? एवरीबडी अंडरस्टूड? everybody understood students? Yes, no, say something. Okay. सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट, ओके ग्रेट, चलो। सो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट फैक्टर पे। फर्स्ट फैक्टर क्या बोलता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का नेचर कैसा होना चाहिए? सो लेट अस सी रिएक्शन ऑफ मेटल एल्यूमिनियम एंड जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों मेटल्स को हमने एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया। ऑन रिएक्शन ऑफ बोथ एल्यूमिनियम एंड जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2 गैस, ओके, क्या होता है? सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2 गैस इज लिबरेटेड। ओके, जब भी आप किसी एसिड के साथ किसी मेटल का रिएक्शन करते हो तो एक गैस लिबरेट होती है एंड वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ दिस मेटल्स आर फॉर्म्ड, और साथ में पता है मॉइस्चर भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका आप समझ लीजिए आपका आयन पकड़ लीजिए, आयन इज अ मेटल। आयन के ऊपर पता है ऑक्सीजन जब सेटल होता है कोरोजन होता है, जंग पकडतो ना त्याला, गंज पकडतो, बरोबर? गंज पकडताना तुम्हाला ते गंजाच्या आजूबाजूला माहितीये थोडं मॉइस्ट फील होतं, थोड़ा मॉइस्चर जैसा फील होता है जहां पे जंग पकड़ता है ना? तो यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी आपका मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे भी आपको वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन मिलेगा। However, the reaction of aluminium metal takes place faster as compared to zinc. हालांकि दोनों में एक फर्क रहेगा, आपका एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा। The nature of metal is responsible for this difference. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का है as compared to zinc, और इसका एल्यूमिनियम का नेचर इज मोर रिएक्टिव as compared to zinc. ओके, तो जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है स्टूडेंट्स वो फटफट ये करेंगे, कंबाइन करेंगे, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो अपना टाइम लेंगे कंबाइन होने में। स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ओके, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? ओके, अभी मैं आपको पी टेबल पे लेके चलती हूँ। आप मुझे पूछोगे कि कैसे पता कि कौन सा लेस रिएक्टिव मेटल है, कौन सा मोर रिएक्टिव मेटल है। स्टूडेंट्स कैन यू सी माई स्क्रीन? पी टेबल मैंने ओपन किया है, यू ऑल कैन सी, है ना? ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप जिंक को देखोगे और एल्यूमिनियम को देखोगे, हम एल्यूमिनियम को पहले ढूंढ लेते हैं, ये एल्यूमिनियम यहाँ पे है। ओके, जिंक कहाँ पे आपका? जिंक ढूंढिए,
कैन यू सी जिंक हियर? वेयर इज जिंक? जिंक कहाँ है स्टूडेंट्स? यहाँ पे जिंक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है, हमने पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़ते वक्त हमने किया था, जब भी हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो ये लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव मेटल बन जाएंगे, करेक्ट? जब भी हम यहां से यहां जाते हैं तो इसका रिएक्टिविटी बढ़ जाता है। ओके एल्यूमिनियम स्टूडेंट्स यहाँ पे जिंक के बाद आता है, तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक। स्टूडेंट्स यू ऑल कैन सी हियर एवरीबडी। सो बस यहाँ पे यही बताया है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। Therefore, the rate of reaction of aluminium with hydrochloric acid is higher than that of zinc. And nature or reactivity of reactants influences the rate of chemical reaction. यही nature chemical reaction के प्रोसेस को फास्ट और स्लो बनाने में हेल्प करता है। Everybody understood? इसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे जब हम मेटालर्जी चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इसके बारे में ज्यादा समझेंगे। एवरीबडी अंडरस्टूड नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, कौन से कैटेगरी से रिएक्टेंट्स आ रहे हैं? अब हम चलते हैं साइज ऑफ पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, अगर आपने चन्नी में ओके रवा डाला, सुजी डाली, ओके आपण तुम्ही चाळण घेतली, चाळणीमध्ये तुम्ही रवा टाकला, तर रवा टाकल्यानंतर तो तुम्ही त्याला चाळू शकतात का? रवा टाकून त्याला तुम्ही चाळू शकतात? यस और नो? आपने सीव ट्यूब लिया, सीव ट्यूब का बताए छन्नी को बोलते हैं। ये आपकी छन्नी है, इसके अंदर ऐसा सीव है, ओके बहुत सारी सीव्स है, इसमें छोटे 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 ये है सीव है। इसके अंदर आपने स्टूडेंट्स सूजी डाला या आटा डाला, बोल दो। आटा आप छान सकते हो? आटा छान पाओगे या नहीं छान पाओगे? छोटे छोटे होल्स है इसमें, आटा चाळू शकतात की नाही? स्टूडेंट्स आर यू ऑल देयर? Nobody is there in the class. Shall I wind up the session? Say something, yes or no? Okay. तो आटा तुम्हें चाळू शकतात, बराबर? आप इसमें से आटा छान पाओगे, पर आप यहाँ पे काजू डालोगे तो काजू आप छान पाओगे? काजू दूसरी साइड से गिरेगा, गिरेगा नहीं गिरेगा? No, that means that size matters. Okay, size of the particles of reactants will matter. Smaller the size, faster is the reaction. More the size, slower is the reaction. समझा everybody? जैसे कि अगर आपने नमक को पानी में मिक्स किया, फटफट मिक्स होगा, पर आपने शक्कर को मिक्स किया तो उसको पानी में डिसॉल्व होने के लिए टाइम लगेगा। ओके तो आते हैं हम यहाँ पे, तो यही इसी साइज ऑफ रिएक्टेंट्स पे बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट है। 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं और बैलेंस और मेजरिंग सिलेंडर लेना है। इसमें पीस ऑफ शाहबाद टाइल डालना है, पाउडर ऑफ शाहबाद टाइल, ठीक है? एक में हम पीस डालेंगे, एक में हम पाउडर डालेंगे। तो समझ लीजिए हमारा टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब नंबर 2 है, ठीक है? इसमें आपको स्टूडेंट छोटे छोटे पीसेस दिखेंगे शाहबाद टाइल्स के, ऐसे ऐसे करके, ओके इसमें पीसेस आ गए, यहाँ पे स्टूडेंट्स पाउडर आ गई, ओके छोटी 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 करके पाउडर आ गई। अब स्टूडेंट्स आपको HCl लेना है, डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब पानी में मिलाया हुआ। आपको क्या करने हैं? टेक पीसेस एंड पाउडर ऑफ शाहबाद टाइल इन इक्वल वेट्स इन 2 टेस्ट ट्यूब। सपोज मैंने 5 ग्राम शाहबाद टाइल के पीसेस डाले, 5 ग्राम पाउडर डाली दोनों टेस्ट ट्यूब में, ठीक है? अब इसमें हमें 10 ml का डाइल्यूट HCl ऐड करना है, +10 and +10. Everybody is getting? These are pieces and these are powder. This is powder. Okay? दोनों शाहबाद टाइल है, हमने इसमें दोनों में सेम HCl अमाउंट ऐड किया। आप यहाँ पे देखोगे कि HCl in each of the test tube ऐड करने के बाद observe whether effervescence of CO2 is formed at faster or slower speed. यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि बुड़बुड़े छूटेंगे HCl ऐड करने के बाद, यहाँ पे भी बुड़बुड़े छूटेंगे। हमें ऑब्जर्व क्या करना है कि दोनों में से कौन से टेस्ट ट्यूब में फटाफट बुड़बुड़े छूटते हैं, कौन से टेस्ट ट्यूब में बुड़बुड़े फास्ट निकलते हैं, एफर्वेसेंस जो होते हैं
वो फास्ट छूटते हैं. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू थिंक कि टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में छूटेंगे, ये वाली 1 है, कि ये वाले 2 में छूटेंगे, पीआई वाली में छूटेंगे फास्ट या पीओ वाली में छूटेंगे? स्टूडेंट्स टेल मी. पीसेस में छूटेंगे या पाउडर में छूटेंगे? पीआई पीओ? नो वन? नो वन स्टूडेंट्स? You must have found the above activity that CO2 effervescence are formed slowly with the pieces. Pieces के साथ slow होगा process और powder के साथ fast होगा. समझा? Pieces के साथ slow होगा और powder के साथ process fast होगा. While that faster speed in the powder. The above observation indicates that the rate of reaction depends upon the size of particles of the reactants. Taking part in reaction, smaller the size of the reactant, higher is the rate of reaction. जैसे मैंने आपको बताया, जितनी साइज कम रहेगी उतना फास्ट रिएक्शन होगा. ओके, ये तो था सेकेंड पार्ट. अब हम आते हैं concentration of reaction. What is called as concentration of reaction? Let us consider the reaction of dilute and concentrated HCl. Dilute मतलब पानी के साथ मिलाया हुआ, concentrated मतलब pure form. ओके, अब हमने दो तरह के HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, इसे हमें CaCO3 की पाउडर के साथ मिक्स करना है. ठीक है. डाइल्यूट HCl रिएक्ट स्लोली विद CaCO3 क्योंकि इसके अंदर डाइल्यूट है, ये मिलावट वाला है. एंड हियर बाय CaCO3 disappears slowly. ओके, एंड CO2 also liberates slowly. कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बाहर निकलेगी स्लोली. इसमें CaCO3 जो है वो डिसॉल्व होगा पाउडर स्लोली. ओके, क्योंकि ये डाइल्यूट है. ऑन द अदर हैंड अगर आप रिएक्शन को लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, ओके, अगर आप अपने रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ लेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट होगा. क्या डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपका रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स वो फास्ट होगा क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेटेड HCl है. It will take place rapidly and CaCO3 will disappear faster. प्योर सोल्यूशन में फास्ट रिएक्शन होता है और मिक्स सोल्यूशन या डाइल्यूट सोल्यूशन में स्लो रिएक्शन होता है. सो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूड किया? Concentrated acid reacts faster than dilute acid, which means that rate of reaction is proportional to the concentration of reactants. Okay, इसका मतलब rate of reaction is proportional, directly proportional to the concentration of reaction. इसका मतलब क्या है? आपका रिएक्शन का रेट बढ़ेगा अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट बनेगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा. एवरीबडी अंडरस्टूड? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू? इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, अभी हम आते हैं टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन. स्टूडेंट, टेम्परेचर में क्या होगा? वेरी गुड. So temperature में while studying decomposition reaction, you have carried out decomposition of limestone. Okay, in this activity, lime water does not turn milky before heating. तो हमने क्या किया था? पहले लाइम वाटर को बिना हीट करके रखा था तो मिल्की नहीं बना था. उसको जब ही लाइमस्टोन्स जो थे वो वैसे के वैसे थे बिकॉज ऑफ जीरो रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि उसको हीट नहीं दिया था. जब भी लाइम वाटर का आपने टेम्परेचर चेंज किया बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल हीट, ओके, तो वो लाइम वाटर मिल्की बनने लगा. बराबर? अगर आप देख पा रहे हो ये वाला रिएक्शन स्टूडेंट्स, यहाँ वाला, ये पता है हमने टेस्ट ट्यूब को ज्वाइन किया था ये वाला पार्ट. जब भी हमने हीट अप्लाई की तभी जाके गैस लिबरेट होके ये मिल्की बन गया. अदरवाइज हीट अप्लाई नहीं की थी तो ये लाइम वाटर मिल्की नहीं बन रहा था. ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा रोल रखता है. ये जो टेम्परेचर है ये भी अपना रोल प्ले कर रहा है. मोर द टेम्परेचर फास्टर इज द रिएक्शन, लेस द टेम्परेचर स्लोअर इज द रिएक्शन. फॉलोड एवरीबडी? लेट अस गो टू अनदर पार्ट विच इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट और इसके बाद हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं. ठीक है?
तो हियर कैटलिस्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एनी सब्सटेंस, ये इसका डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, याद रखना ये आएगा, that any substance or the substance in whose presence the rate of chemical reaction changes without causing any change to it is called as catalyst. मतलब कैटलिस्ट क्या करता है, ये प्रेजेंट होता है रिएक्शन के बीच में, पर ये खुद को बदलता नहीं है, खुद को वैसे के वैसे रखता है, उसे हम बोलते हैं कैटलिस्ट। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिएक्शन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस, पूरा केमिकल रिएक्शन चेंज होगा पर उसके खुद में कोई बदलाव नहीं आएगा, उसे हम बोलते हैं कैटलिस्ट। एवरीबडी अंडरस्टूड? ओके, मतलब ये अच्छे में भी प्रेजेंट होता है, बुरे में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन अच्छे के साथ नॉर्मल रहता है, बुरे के साथ भी नॉर्मल रहता है। ओके, सो हियर ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट KClO3, it decomposes slowly. ओके, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। कैसे होता है? KClO3 इसको हीट दिया एक्सटर्नली, तो ये क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन सेपरेटली गैस के फॉर्म में इवॉल्व होगा। The rate of the above reaction neither increases by reducing the particle nor by increasing the reaction temperature. Okay, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? ये धीरे धीरे ही डिकम्पोज होगा, ठीक है, ना ये बढ़ेगा ना ये घटेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? However, KClO3 decomposes rapidly in presence of manganese dioxide. अगर हमने मैंगनीज डाइऑक्साइड ऐड किया होता तो ये फटाफट डिकम्पोज होता। No chemical change takes place in manganese oxide dioxide in this reaction. Okay, so decomposition of hydrogen peroxide into water and oxygen takes place slowly at room temperature. However, the same reaction occurs as a faster rate on adding manganese dioxide. Okay, इसका मतलब ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड की पाउडर है, इट इज योर कैटलिस्ट। एवरीबडी अंडरस्टूड? ये वैसे के वैसे रहेगा, ये इसको स्पीड करेगा या स्लो करेगा, ये वाले रिएक्शन को ऑक्सीजन लिबरेट करने में हेल्प करेगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले को स्लो और फास्ट करने में हेल्प करेगा। एवरीबडी अंडरस्टूड सो फार स्टूडेंट्स? इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, नॉट कंफ्यूजिंग एट ऑल? चलो लास्ट रिवीजन करते हैं, फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज रिवीजन किया आपके केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस का रिवीजन किया था। सबसे पहला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोनों कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या करता है? सिंगल प्रोडक्ट को दो अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच two or more products are formed from a single reactant is called as decomposition reaction. इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी इजी। आपका रिएक्शन रहेगा जिसमें more less reactive element is replaced by more reactive element. Okay, the reaction in which the place of ion of less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ions is called as displacement reaction. Students, double displacement reaction क्या रहेगा? Displacement reaction पर साथ में precipitate निकलेगा। Okay, the reaction in which ions in the reactants are exchanged to form a precipitate. Okay, तो उसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब रिएक्शंस होने के बाद स्टूडेंट्स हीट एलिमिनेट हुई, तो हीट एलिमिनेट होने पे हमने दो तरह के प्रोसेस और रिएक्शंस देखे। प्रोसेस पहले देखा हमने कैसा प्रोसेस होता है, तो एक होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक जिसमें हीट अंदर ली जाती है, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट बाहर दी जाती है, ठीक है। सो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने लाइकवाइज प्रोसेस का एग्जाम्पल देखा केमिकल रिएक्शंस के साथ।
अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देखेंगे। प्रोसेस के बाद स्टूडेंट्स बारी आती है रिएक्शन की। ये प्रोसेस हो गया, इसके बाद बारी आती है रिएक्शन की। ओके, रिएक्शंस में स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, दो तरह के रिएक्शंस देखे, जहां पे हीट रिएक्टेंट्स के साइड पे ऐड हुई है और यहाँ पे हीट प्रोडक्ट के साइड पे लिबरेट हुई है। स्टूडेंट्स, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट के टाइप में हीट ऐड होती है और प्रोडक्ट के टाइम में हीट बाहर निकलते हैं, उसे बोलती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्लो और क्या बोलते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट, स्लोली एंड लॉन्ग। ये जो प्रोसेस है ये कौन से चीजों पे कैटेगराइज होते हैं? ओके, 1 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने ये चीजें देखी। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखते वक्त हमने क्या देखा कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर मतलब मोर रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, उसका नेचर रिस्पॉन्सिबल है। साइज ऑफ पार्टिकल, छोटा पार्टिकल ज्यादा रिएक्ट करेगा फास्ट एज कंपेयर टू बड़ा पार्टिकल। ओके, लहान जे पार्टिकल्स पावडर फॉर्म मध्ये असतात त्यांचं रिएक्शन फास्टर असेल एज कंपेयर टू तुमच्या मोठ्या पीसेस बरोबर। ओके, त्यानंतर स्टुडंट्स आपण पाहिलं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शनचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं असतं? डायल्यूट असेल तर स्लोली रिएक्ट करेल आणि कॉन्सन्ट्रेटेड असेल तर फास्ट रिएक्ट करेल। ओके, त्यानंतर स्टूडेंट टेम्परेचर, टेम्परेचरचा रोल पण खूप इंपॉर्टेंट असतो, इसका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या करता है? अगर आपने बाहर से हीट अप्लाई की है तो आपका रिएक्शन फास्ट होगा। अगर आप ओरिजिनल हीट के साथ चल रहे हो तो उसमें 0 रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, मतलब स्लो जाएगा। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस without causing any chemical change to it is called as catalyst। यानी कि मैंगनीज ऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा लेकिन वो खुद रिएक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ ये केमिकल प्रोसेस को फास्ट बनाएगा। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स। सो फार इट इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स विल वाइंड अप हियर फॉर टुडे, विल स्टॉप हियर। स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको बोल दीजिएगा टू वॉच अ यूट्यूब वीडियो ऑन दिस, और उसके बाद कोई डाउट्स रहेंगे वी कैन सॉल्व इट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर्स। ओके, यू मे लीव द क्लास स्टूडेंट्स, विल स्टॉप हियर। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय।